गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का जो कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है उसके तीसरे लेक्चर को। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म, जिसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट टर्म है आपके सामने ट्रांसड्यूसर। आज सबसे पहला इम्पोर्टेंट टर्म है ट्रांसड्यूसर, लिखते भी चलेंगे। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है वैसा डिवाइस जो एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करे, जैसे साउंड को इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट करे, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो लिखेंगे दैट डिवाइस which convert one form of energy into other form of energy। एक एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है उसको बोलेंगे ट्रांसड्यूसर। उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या है? लिखता है कि दैट डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद अगला हेडिंग देंगे आप सिग्नल। सिग्नल क्या है? तो आप जो कोई भी वेल मेंटेन्ड मैसेज प्रोड्यूस करते हैं, वेल डिफाइंड मैसेज इज कॉल्ड सिग्नल। सिग्नल दो प्रकार का होता है, एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल, जिसके बारे में आपको पहले थोड़ा बताए। डिजिटल सिग्नल एक हो गया एनालॉग सिग्नल और एक हो गया डिजिटल सिग्नल। तीसरा होता है इनकोडिंग का मतलब हो गया किसी भी सिग्नल को एनालॉग या डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया। इनकोडिंग का मतलब होता है किसी भी सिग्नल को एनालॉग या डिजिटल में बदलने का जो प्रक्रिया है उसी को बोलते हैं इनकोडिंग। तो इनकोडिंग क्या है? तो लिखेंगे कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ सिग्नल इनटू एनालॉग और डिजिटल। किसी भी सिग्नल को एनालॉग या डिजिटल में, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो सुन के लिखते चलेंगे, प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है। किसी भी सिग्नल को डिजिटल या एनालॉग में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं इनकोडिंग। 4 नंबर में चलेंगे। इनकोडिंग के बाद आप हेडिंग देंगे ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मतलब होता है कि डिवाइस व्हिच ट्रांसमिट सिग्नल। लिखता है वैसा डिवाइस जो सिग्नल को ट्रांसमिट करे, वो क्या कहलाता है? ट्रांसमीटर। दूसरा है रिसीवर। लिखेंगे डिवाइस व्हिच रिसीव सिग्नल। जो सिग्नल को रिसीव करता है उसको रिसीवर कहेंगे। क्या बोल रहे हैं? जो सिग्नल को रिसीव करता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रिसीवर। अगला है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या है? तो ये एक डिवाइस है, डिवाइस व्हिच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है एम्पलीफायर। 7 नंबर में देखेंगे जो क्या करेगा, एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, उसको क्या बोलेंगे आप? एम्पलीफायर। उसके बाद आप जानेंगे नॉइज के बारे में। नॉइज क्या है? हमने क्या कहा? अनवांटेड साउंड इज नॉन एज नॉइज। जो अनवांटेड साउंड है उसी को आप क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। 8 नंबर में समझिए एटेन्युएशन क्या है? एटेन्युएशन का मतलब होता है कि जब कोई भी सिग्नल आगे प्रोपगेट करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड घटते रहता है। इसी प्रोसेस का नाम है एटेन्युएशन। प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल। ये एक प्रोसेस है जिसमें
सिग्नल का एम्पलीट्यूड रेगुलरली क्या होगा, डिक्रीज करता रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, एटेन्युएशन। उसी को क्या बोलेंगे आप उसी को बोलते हैं एटेन्युएशन। उसी का नाम क्या है, उसी का नाम है एटेन्युएशन। तो एटेन्युएशन क्या है, एटेन्युएशन एक प्रोसेस है जो जिसके अंदर ग्रेजुअली क्या होगा, एम्पलीट्यूड लगातार घटता जाता है। 9 नंबर में आप यूज करेंगे फैडिंग। ये फैडिंग क्या होता है ये समझिए। फैडिंग क्या है, फैडिंग क्या है, जैसे आपने क्या किया, साउंड निकाला। साउंड मान लेते हैं कि ये ट्रोपोस्फेयर से या स्ट्रेटोस्फेयर से या आयनोस्फेयर से टकराता है, क्षोभ मंडल से, समताप मंडल से, आयन मंडल से वो टकरा के वापस आता है। टकरा के वापस आने के बाद उसका एनर्जी कम होता है, उसका एनर्जी कम। जैसे आप बोलते हो तो आपका ध्वनि साउंड जाकर के दीवार से टकरा के वापस आया, टकरा के वापस जब आता है तो उसका एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाता है। लिखेंगे प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सिग्नल आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या लिखता है, प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सिग्नल आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद उसका जो सिग्नल का जो एनर्जी है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और इसी प्रोसेस का क्या नाम है, इसी का नाम है फैडिंग। चलिए 10 नंबर में चलेंगे। फैडिंग के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चैनल के बारे में। चैनल क्या है, तो चैनल एक प्रकार का मीडियम है, मीडियम बाय विच सिग्नल कैन प्रोपगेट। लिखता है कि वैसा मीडियम जिससे सिग्नल प्रोपगेट कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, चैनल। चैनल 2 प्रकार का, एक चैनल जो था आपको बताए थे कि चैनल 2 प्रकार का होता है, एक होता है विथ वायर और एक होता है विदाउट वायर। इसकी चर्चा आगे किए हुए हैं, अगला है एंटीना। एंटीना क्या है, एंटीना जो है वो एक प्रकार का कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग मटेरियल है, जो सिग्नल को इजीली प्रोपगेट करवाता है। तो लिखता है कि डिवाइस व्हिच हेल्प टू द सिग्नल फॉर प्रोपगेटिंग, जो क्या करेगा, सिग्नल को हेल्प करता है क्या करने में, प्रोपगेट करने में। 12 नंबर में, 12 में आपको समझना है रिपीटर। क्या बताए थे, रिपीटर क्या होता है वो समझिए कि रिपीटर लिखता है फिजिक्स की, रिपीटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर by which amplitude and energy of a signal can be maintained। क्या लिखे हैं, लिखता है कि रिपीटर जो है वो कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रांसमीटर का और रिसीवर का, जिसके द्वारा वेव का मतलब सिग्नल का एम्पलीट्यूड और एनर्जी को मेंटेन किया जाता है। उसी डिवाइस का क्या नाम है, रिपीटर। आप देखेंगे अगला टर्म आप समझेंगे रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बोलता है कि डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, उसी डिस्टेंस को कहते हैं रेंज। तो रेंज कहते हैं, वो जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेंज। अगला हम लोग टर्म समझेंगे मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है, मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है, it is a process by which signal is superimposed on the carrier wave। क्या बोले थे, मॉड्यूलेशन में क्या होता है, किसी सिग्नल को किसी कैरियर वेव के ऊपर जो रखने की प्रक्रिया है उसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन। 15 नंबर में चलिए डीमॉड्यूलेशन का मतलब हुआ कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ
इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन, मतलब रिवर्स प्रोसेस है किसका, मॉड्यूलेशन का। इसमें क्या करेंगे, कैरियर वेव पर से सिग्नल को उतारेंगे, कैरियर वेव पर से सिग्नल को उतारेंगे, कैरियर वेव पर से सिग्नल को उतारेंगे। उसी को क्या बोलेंगे आप, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसी को कहते हैं क्या, उसी का नाम है आपका डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे 16वें नंबर में बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी रेंज, जिसमें सभी प्रकार के फ्रीक्वेंसी शामिल है, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ। इट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज in which all frequency is present, जिसमें क्या होगा, सभी प्रकार का फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, ये बैंडविड्थ कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार के फ्रीक्वेंसी मौजूद होंगे, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, बैंडविड्थ। एक बार जल्दी से और इसको क्विक नोट करेंगे आप, जल्दी से और क्विक नोट करेंगे। अब हम लोग कुछ याद रखेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज के बारे में कि किस इंफॉर्मेशन का कितना फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, उसको हम लोग याद रखेंगे जरा सा। तो अगला हेडिंग दीजिए आप, फ्रीक्वेंसी रेंज। अगला हेडिंग है आपका फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज। जैसे मान लेते हैं सबसे पहला आपका स्पीच है, दूसरा स्पीच है, तो स्पीच का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है, स्पीच का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो होता है 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज के बीच, 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज के बीच होता है, किसका, भाषण का। मतलब यदि आप स्पीच देते हैं, अगर आपके पास भाषण है तो उसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक, तो 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज के बीच होता है। यदि आपके पास म्यूजिक है, म्यूजिक का मतलब ऑडिबल साउंड है, तो ऑडिबल जो साउंड होता है उसका जो रेंज होता है वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच किसका होता है, ऑडिबल साउंड। मतलब म्यूजिक का जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। उसके बाद यदि आपके पास वीडियो है, यदि आपके पास वीडियो है तो ये 1500 मेगाहर्ट्ज से 1506 मेगाहर्ट्ज तक होता है। मेगा का मतलब 10 के पावर 6, मेगा का मतलब 1 मेगाहर्ट्ज अगर रहेगा, 1 मेगाहर्ट्ज रहेगा, इसका मतलब 10 के पावर 6 हर्ट्ज। अगर 1 गीगाहर्ट्ज रहेगा, इसका 10 के पावर 9 हर्ट्ज। इस बात को आप कोशिश करेंगे याद रखने का। ये ऊपर वाला है मेगाहर्ट्ज और नीचे वाला है गीगाहर्ट्ज। अगर बाय द वे आपके पास कंप्यूटर डेटा है, अगर आपके पास कंप्यूटर डेटा है, अगर आपके पास 4 नंबर में यदि आपके पास कंप्यूटर डेटा है, अगर आपके पास कंप्यूटर डेटा है तो ये 2000 मेगाहर्ट्ज से 2600 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। 2000 मेगाहर्ट्ज से 2600 मेगाहर्ट्ज के बीच में होता है। कौन सा, फ्रीक्वेंसी रेंज। और एक बात याद रखेंगे, इसी दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं रेंज या बैंडविड्थ। इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का, इसके बीच का अगर घटा देंगे, जैसे 3100 में से 300 घटा दिए, 20,000 में से 20 घटा दिए, 1506 में से 1500 घटा दिए, 2600 में से 2000 घटा, ये जो एक डिफरेंस मिलेगा उसी को बोलते हैं बैंडविड्थ। ओके, चलते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, उसका नाम है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अगला जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले आप तब तक इसको देखेंगे अच्छे से। मेगाहर्ट्ज का मतलब 10 के पावर 6 हर्ज, मेगाहर्ट्ज का मतलब है 10 के पावर 6 हर्ज, और गीगाहर्ट्ज का मतलब है 10 के पावर 9 हर्ज, 10 के पावर 9 हर्ज। तो अगर आपके पास स्पीच है तो वो फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होगा, तो वो होगा आपका 300 से 3100। म्यूजिक है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला हेडिंग देंगे आप क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अगला हेडिंग देंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इसको समझिए, मान लेते ये अर्थ है, इसको बढ़िया समझेंगे, ये अर्थ है।
अर्थ के ऊपर में ये है आपका ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, इसके ऊपर में है स्ट्रेटोस्फेयर, ये है क्षोभ मंडल, ये है समताप मंडल, इसके बाद है ये आयन मंडल, इसको बोलते हैं आयनोस्फेयर। ये क्या हो गया? तो ये है आयन मंडल। समझिए अब क्या होता है कि जो अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अधिक होता है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। मतलब ये डेंसर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम होता है और ऊपर जो है वो रेरर मीडियम होता है। तो जब कोई भी सिग्नल डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में एंटर करता है तो वो नॉर्मल से दूर भाग जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, जब वो आयनोस्फेयर तक पहुंचता है तो यहाँ पहुंचने के बाद जो वो उसको जो क्रिटिकल एंगल जो होता है, क्रिटिकल एंगल जो इसका ये आई है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाता है, जिस कारण से ये जो सिग्नल है वो आयन मंडल से टकरा के लौट जाता है। तो वैसा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी पढ़ा रहे हैं, वैसा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आयनोस्फेयर से टकरा करके वापस हो जाए, वैसा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आयन मंडल से टकरा करके वापस हो जाए, उससे कम तो होना ही होना है। वैसा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आयन मंडल से टकरा के, आयनोस्फेयर से टकरा के वापस हो जाए, उसी फ्रीक्वेंसी का नाम है क्या? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो लिखेंगे दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, लिखता है दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी which can be reflected from ionosphere is known as critical frequency। उसी को क्या कहते हैं? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं C से। और FC बराबर फॉर्मूला होता है 9 इंटू रूट अंडर एन मैक्स। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 9 इंटू रूट अंडर एन मैक्स। अब ये एन मैक्स क्या है? एन मैक्स क्या है? एन मैक्स है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द आयोनोस्फेयर, इन द आयोनोस्फेयर। क्या लिखता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द आयोनोस्फेयर, मतलब आयन मंडल में इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, आयन मंडल में जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है उसी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द आयोनोस्फेयर। उसको लिखते हैं एन मैक्स से। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 9 गुना रूट अंडर एन मैक्स, 9 गुना रूट अंडर एन मैक्स, 9 गुना रूट अंडर एन मैक्स। ओके, इस पे सवाल कैसे पूछेगा जरा ये देखिए। सवाल पूछेगा कि इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी in the ionosphere is 10,000 then find critical frequency। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 9 रूट अंडर एन मैक्स, कुछ नहीं करना है। तो 9 रूट अंडर एन मैक्स कितना है? 10,000। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 9 गुना 10,000 का वर्गमूल हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा हर्ट्ज, मतलब 9000 हर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आयन मंडल से टकरा के वापस हो जाएगा और इसी फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इसी का क्या नाम है? तो इसी का नाम है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। ओके, अब हम लोग चलेंगे आगे और बहुत कुछ डिस्कस करना है, इसीलिए बढ़ते रहिए और खूब आराम से समझदारी के साथ पढ़ते रहिए। अगला हम लोग टर्म पढ़ेंगे छोटा सा, कुछ फुल फॉर्म के बारे में, कुछ फुल फॉर्म के बारे में। जैसे ये बहुत सुंदर क्वेश्चंस है जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है। जैसे www, इसका पूरा ना, ये वेबसाइट है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब।
मतलब www जो होता है ये किसी भी इंसान के, किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में उसका जो है वो एड्रेस को बताता है, कम्युनिकेशन एड्रेस को बताता है। दूसरा, जैसे आपके पास है इंटरनेट, इसका पूरा नाम है इंटर नेटवर्क। तीसरा, जैसे आपके पास है फैक्स, फैक्स का पूरा नाम होता है फैक्सिमिली। चौथा, आपके पास है जीपीएस, जीपीएस का पूरा नाम होता है ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। पांचवा में आपके पास है ईमेल, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपके पास है मॉडेम, मॉडेम जो है दो वर्ड से मिलके बना है। एक बना है मोडुलेटर, MO का मतलब है मोडुलेटर, अब प्लस डेम का मतलब है डीमोडुलेटर। इसका मतलब जो मॉडेम है वो एक प्रोसेस है, मॉडेम जो है वो एक प्रोसेस है जिस जो मॉड्यूलेटर और डीमोडुलेटर दोनों का काम एक साथ करता है। 6-7 नंबर में आप याद रखेंगे सिम, जो आप सिम कार्ड यूज करते हैं तो ये जो सिम है इसको बोलते हैं सब्सक्राइबर। आई से होता है आइडेंटिटी और अगला होता है M से होता है मोबाइल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोबाइल, सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोबाइल। तो ये क्या है? www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटर नेटवर्क। फैक्स का पूरा नाम क्या है? फैक्सिमिली। जीपीएस का पूरा नाम है ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर एंड डीमोडुलेटर। सिम का पूरा नाम क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोबाइल। क्या नाम है इसका? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोबाइल। ओके, चलते हैं आगे, मिटा दिया जाए। अगला जो हम लोग हेडिंग देंगे वो होगा साइज ऑफ एंटीना। अगला हेडिंग है आपका साइज ऑफ एंटीना। गौर करेंगे, साइज ऑफ एंटीना। अगला हेडिंग देंगे आप साइज ऑफ एंटीना। अगला हेडिंग देंगे आप साइज ऑफ एंटीना। जरा सा हम लोग एंटीना के साइज की बात करेंगे। एंटीना, अगला हेडिंग है आज का साइज ऑफ एंटीना। साइज ऑफ एंटीना, ठीक। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि ऑडिबल रेंज कहां से कहां तक है। जो ऑडिबल रेंज है वो कहां से कहां तक है? ऑडिबल रेंज है 20 HZ टू 20,000 HZ, समझिएगा। और हाइट, जो साइज होता है, साइज ऑफ एंटीना जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का। ये बात याद रखिए, एंटीना का जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? वेवलेंथ का। या अगर आपको चाहिए एक्चुअल हाइट ऑफ एंटीना, अगर आपको चाहिए तो ये होता है λ/4। अगर आपको एक्चुअल हाइट चाहिए तो वो कितना होगा? λ/4। मतलब आपको ये समझना है कि किस फ्रीक्वेंसी को आप किस हाइट के एंटीना से आप प्रोपगेट करवा सकते हैं। जैसे देखेंगे, इफ f इक्वल टू 20 HZ, मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 HZ है, तो v बराबर पढ़ाए थे f लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v/f। v कितना? 3 × 10 के पावर 8 बटा f कितना? 20 HZ। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, जीरो के साथ जीरो कट गया, 1.5 10 के पावर 7 मीटर। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब लगभग 15 लाख मीटर लंबा एंटीना चाहिए। इसीलिए शॉर्ट वेवलेंथ को एंटीना के अगर इस लो फ्रीक्वेंसी को
मतलब कम फ्रीक्वेंसी को अगर भेजना हो तो उसको उसके लिए एंटीना का हाइट बहुत हाई चाहिए, इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी के वेव को प्रोपगेट करवाना इतना आसान नहीं होता है। इफ, गौर करेंगे, इफ f इक्वल टू 20,000 Hz, तब लेमडा बराबर क्या होगा, v बटा f, मतलब 3 गुना 10 के पावर 8 बटा 20,000 मीटर। अगर इसको सॉल्व करें तो 2 2 4, तो 1.5 गुना 10 के पावर 4 मीटर, मतलब हो जाएगा 15,000 मीटर, 15,000 मीटर, 15,000 मीटर, 15,000 मीटर। मतलब कि ये भी कोई कम एंटीना का हाइट नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि अगर कभी ये बोल दे कि हाइट कितना होगा एंटीना का, तो आपको क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और आप लेमडा निकाल लेंगे, और अगर एंटीना का एक्चुअल हाइट चाहिए तो उसमें लेमडा में 4 से डिवाइड कर देंगे, आपको एंटीना का हाइट मिल जाएगा, आपको एंटीना का हाइट मिल जाएगा। ये क्या है, साइज ऑफ एंटीना। ये क्या पढ़ा हमने, यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस किए साइज ऑफ एंटीना के बारे में। चलिए आगे, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि लो फ्रीक्वेंसी को प्रोपगेट करवाने के लिए एंटीना का हाइट बहुत ज़्यादा लगता है, और हाई फ्रीक्वेंसी को प्रोपगेट करवाने के लिए एंटीना का हाइट कम लगता है। इसीलिए जब कभी भी कम्युनिकेशन करना हो तो आप कोशिश करिए कि जिस सिग्नल को आगे प्रोपगेट करवाना है उसके फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, ताकि उसके लिए जो एंटीना का हाइट है वो छोटा यूज करना पड़े, और एंटीना का हाइट जितना कम यूज करना पड़ेगा वो उतना ही ज़्यादा सेफ होगा। क्योंकि एंटीना का हाइट थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो वो हवा में टूट जाने का डर रहता है, गिर जाने का डर रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई ऊपर में कुछ गड़बड़ हो गया तो वहाँ तक कोई चढ़ना नहीं चाहता है, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। अगर एंटीना का हाइट छोटा है तो उसको कहीं ऑपरेट करने में, कहीं लगाने में, कहीं खड़ा करने में, या किसी प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत आसान होता है। तुरंत गया कोई मिस्त्री, चढ़ के ठीक कर लिया, फिर उतर गया, ये कहानी है। तो लो फ्रीक्वेंसी को प्रोपगेट करवाना आसान नहीं होता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को प्रोपगेट करवाना आसान होता है। अब यदि लो फ्रीक्वेंसी को प्रोपगेट करवाना है तो क्या कर पाएंगे, हाई फ्रीक्वेंसी को प्रोपगेट करवाना हो तो क्या कर पाएंगे। लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को अगर प्रोपगेट करवाना हो तो एंटीना अगर आपका साथ नहीं दे रहा हो तो उसके लिए आप यूज करेंगे वेव। वेव हो गया आपका ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव। बहुत लो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए यूज करेंगे ग्राउंड वेव, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है उसके लिए यूज करेंगे हम लोग स्पेस वेव, अगर मॉडरेट है उसके लिए यूज करेंगे स्काई वेव, लेकिन उसको डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। ओके, चलिए वापस आते हैं। अगला हेडिंग देंगे आप हाइट ऑफ एंटीना। ये था साइज ऑफ एंटीना, ये है हाइट ऑफ एंटीना। हाइट ऑफ एंटीना by which we can propagate wave at maximum distance। देखिए क्या कहना चाह रहा है, बताइए कि एंटीना का हाइट क्या लिया जाए ताकि वो वेव को मैक्सिमम डिस्टेंस तक भेज सके। एंटीना का हाइट क्या लिया जाए ताकि वो वेव को मैक्सिमम डिस्टेंस तक भेज सके, उस चीज़ के बारे में जानना है। आइए जरा सा डिस्कस करते हैं। मान लेते ये अर्थ सरफेस है, आपने क्या किया, अगर यहाँ पे ये अर्थ का रेडियस है r है, ये भी क्या है r है, ये भी r है, तो ये भी आपका r है, ये भी आपका r है। तो आपने क्या बोला कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक, यहाँ पे आपने क्या किया, एक एंटीना लगा लिया। मान लेते हैं एंटीना का हाइट h है, तो ये एंटीना सिग्नल को कितना हाइट तक, कितना दूर तक भेज सकता है, यही आपका एंटीना है। ये जो आपने लगाया है ये आपका एंटीना है, एंटीना का हाइट h है। ये कितना डिस्टेंस तक भेज सकता है सिग्नल को, इसी d को कैलकुलेट करना है, d को कैलकुलेट करना है आपको। तो हम लोग क्या देखें कि जो अर्थ का रेडियस होता है, इसको मान लेते हैं O, P, Q, ये है R। तो बोल रहा है कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कहाँ तक प्रोपगेट कर पाएगा, मतलब D का वैल्यू को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। D अर्थात ये एंटीना है, एंटीना जब सिग्नल यहाँ से निकालेगा तो वो कितना दूर तक भेज सकता है, कितना दूर तक भेज सकता है, वही डिस्टेंस D कैलकुलेट करना है। देखेंगे अगर ये हाइट बहुत छोटा हो तो ये D और ये डिस्टेंस PR,
पी क्यू और पी आर दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री, ये क्योंकि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है तो ये 90 डिग्री। पाइथागोरस आप लगा सकते हैं। पाइथागोरस क्या कहता है, ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बराबर ओ आर स्क्वायर। गौर करेंगे, ओ पी कितना है, ओ पी है आर स्क्वायर, पी आर कितना है डी स्क्वायर, ओ आर कितना हो गया, ओ आर हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH। यहाँ से आर के साथ आर कैंसिल, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस 2RH। लेकिन h जो है, h इज वेरी वेरी लेस देन r, इसीलिए एच स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 इन द कंपेरिजन ऑफ रेडियस। इसीलिए एच स्क्वायर खत्म, क्योंकि एंटीना का हाइट जो है वो अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और ये बेचारा, इसीलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे कहानी क्या हो गया, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर का वैल्यू 0, तो डी स्क्वायर बराबर हो गया 2RH। इसीलिए डी बराबर कितना होगा, √2RH। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये क्या है कि बताइए, एंड आपको क्या बोलेगा, ये डिस्टेंस दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, मतलब ये डिस्टेंस दे देगा तो एंटीना का हाइट पूछेगा। यदि एंटीना का हाइट दे देगा तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा। समझिए, अगर बाय द वे, अगर बाय द वे आपसे एंटीना का हाइट दे देगा तो आपसे डिस्टेंस पूछेगा। अगर डिस्टेंस दे देगा तो क्योंकि 2 और आर का वैल्यू कितना, 6400 किलोमीटर। यहाँ पे आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये कितना होता है, ये होता है 6400 किलोमीटर, मतलब कि 64 पर 2 3 64 गुना 10 के पावर 5 मीटर। ये आर जो है वो अर्थ का रेडियस है, जिसका वैल्यू होता है 6400 किलोमीटर या 64 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर, 64 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर। जैसे आपको पूछ दिया, समझेंगे, एक सवाल इस पे लिखते हैं। आपसे पूछा कि यदि इफ हाइट ऑफ एंटीना, इफ हाइट ऑफ एंटीना इज 18 मीटर, height of antenna is 18 meter, then find maximum distance of signal propagate। सिग्नल प्रोपगेट मतलब कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक सिग्नल प्रोपगेट हो सकता है, वो जरा बताइए। चलिए सॉल्यूशन में D बराबर क्या है फॉर्मूला, 2RH, यही होता है ना, 2RH। देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2R के जगह पे कितना हो जाएगा, 64 गुना 10 के पावर 5, और H के जगह पे कितना हो गया, 18। ठीक है, तो ये 64 का वर्गमूल हो गया 8, 18 दूना 36 का वर्गमूल 6, 10 के पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा, 48 गुना 10 के पावर 5 को बाहर करेंगे तो √10 बचेगा, और 4 स्क्वायर बन के बाहर निकलेगा। तो ये 10 का वर्गमूल लगभग 3, तो 8 तिया 24, 4 तिया 12 2 14 गुना 10 के पावर 2 मीटर। मतलब इसको 10 से गुना करके 10 से भाग कर दे तो 14.4 10 के पावर 3 मीटर या 14.4 किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर। मतलब यदि 18 मीटर ऊंचा एंटीना यूज करेंगे तो 15 किलोमीटर दूर तक सिग्नल को आप भेज पाएंगे। अगर बाय द वे एयरटेल हो या जियो हो या कोई और कंपनी हो, अगर वो अपने एंटीना के हाइट को 18 मीटर बरकरार रखता है तो वो उस सिग्नल को 15 किलोमीटर दूर तक प्रोपगेट कर सकता है, 15 किलोमीटर दूर तक प्रोपगेट कर सकता है। ओके, गौर करेंगे, अगर वो आदमी एक साथ 2 एंटीना यूज करता, अगर बाय द वे अगर वो आदमी एक साथ 2 एंटीना यूज करता, तब कितना हाइट तक, कितना डिस्टेंस तक वो भेज पाता। देखेंगे, मान लेते ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे एंटीना पहला है जिसका हाइट H1 है, और यहाँ पे एंटीना दूसरा है जिसका हाइट H2 है। गौर करेंगे, तब बोला ये कितना डिस्टेंस तक जो है ये दोनों एंटीना मिल करके सिग्नल को भेज सकता है। मान लेते हैं ये डिस्टेंस हो गया D1 और ये डिस्टेंस हो गया D2। बताइए D1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, इफ
2 एंटीना इज यूज्ड, इफ 2 एंटीना इज यूज्ड, अगर वो व्यक्ति 2 एंटीना यूज करता है, अगर वो व्यक्ति 2 एंटीना यूज करेगा, तब वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक, तब वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक जो है सिग्नल को भेज सकता है। तो सबसे पहली बात, D1 बराबर क्या होगा, √2RH1, D2 बराबर क्या होगा, √2RH2। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा D1 प्लस D2। इसका मतलब √2RH1 प्लस √2RH2। तो मैक्सिमम अगर 2 एंटीना यूज होगा तो कितना दूर तक भेज सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा D1 प्लस D2, मतलब √2RH1 प्लस √2RH2। ओके, एक क्वेश्चन ये हुआ। एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा कि बताइए, यहीं पे जरा बताते हैं कि बताइए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछेगा कि बताइए कि जैसे ये D डिस्टेंस तक आगे भेज पाया सिग्नल को, तो ये कितना एरिया कवर करेगा, तो ये कितना एरिया कवर करेगा, ये पूरा एरिया कवर करेगा। तो एरिया कितना होता है ब्रीथ का, πr²। तो एरिया कवर्ड बाई एंटीना कितना हो जाएगा, πr, r के जगह पे d है तो πd²। ये कौन सी हुआ, ये है एरिया कवर्ड। अब हम लोग लिखेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। बताइए कितना पॉपुलेशन अफेक्ट होगा, तो पॉपुलेशन जो अफेक्ट होगा, मान लेते हैं वो p है, तो वो होता है n गुना एरिया, n गुना एरिया, n गुना एरिया कितना हो गया, पाई इंटू d²। और n क्या है, n है पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी गुना एरिया। तो पॉपुलेशन कितना इफेक्टेड होगा वो कैसे निकालेंगे, पॉपुलेशन दिया रहेगा कि बता यहाँ पे 20 लोग पर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में 20 लोग रहते हैं, तो पर मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में कितने लोग रहते हैं, टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाए कितना लोग, कितना पॉपुलेशन उस एंटीना के जद में आ रहा है, मतलब कितने लोगों को उसका सिग्नल मिलेगा, कितने एरिया तक वो सिग्नल फैला सकता है, कितनी दूर तक वो एंटीना सिग्नल को भेज सकता है, उस एंटीना के जद में कितने क्षेत्रफल आ सकता है, और उस क्षेत्रफल में रहने वाले कितने लोग उस सिग्नल से, उस टावर का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क से प्रभावित हो सकता है, उसका लाभ ले सकता है, उस सिग्नल का यूज कर पाता है, एक अच्छे कम्युनिकेशन को डेवलप कर पाता है। ओके, आज के क्लास के लिए हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे और अगले क्लास को यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।